हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने जो है प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में बताया था कि प्रकाश पुंज तीन तरह के होते हैं। समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ रे। दूसरा लिखाए थे अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे। तीसरा लिखाए थे अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे। तो ये जो था हमारा पिछले क्लास का लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग जो है इस क्लास में इन तीनों पॉइंट को डिफाइन करेंगे और उसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहला समांतर किरण पुंज, आप लोग को दिख रहा होगा। इसका इंग्लिश मैंने लिखा हुआ है पैरेलल बीम ऑफ रे, PARALLEL BEAMOFRAY, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ रे। क्या है इसका डेफिनेशन? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों का समूह, कलेक्शन। और समांतर किरण पुंज क्या हो गया कि वैसा किरण पुंज जिसके अंदर जो भी प्रकाश का किरण है, जो भी प्रकाश का किरण का कलेक्शन है, वो सारा कलेक्शन जो है ना समांतर अवस्था में, समांतर अवस्था समझते हैं, पैरेलल। जैसे कि आप लोग जो है यहाँ पर देख रहे होंगे ये फिगर, आपको पता होगा कि ये सारे लाइंस क्या है? पैरेलल है। और ये लाइंस हम लोग जनरली लाइंस बोल सकते हैं मैथमेटिकल में, इसको हम लोग फिजिक्स में बोलेंगे रे। ये क्या है? सारा रे है। रे मतलब क्या? किरण, ठीक है। तो ये सारे किरण जो है, ये सारे किरण आपको क्या समांतर दिख नहीं रहे हैं? पहले भी बता चुका हूँ समांतर क्या होता है, तो दोबारा बताने का आवश्यकता है नहीं। तो सिंपल सा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें समांतर हो, उसे ही समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इंग्लिश में इसको पैरेलल बीम ऑफ रे कहते हैं। फिगर के लिए आप लोग ये फिगर जो है डेफिनेशन के बाद उतार देंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है फिगर पैरेलल बीम ऑफ रे, यानी ये जो फिगर है ये किसका फिगर है? समांतर प्रकाश पुंज का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा पॉइंट पे जाते हैं, अभिसारी किरण पुंज पर। इसको इंग्लिश में हम लोग जो है कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे क्या होता है, आइए देखते हैं। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे। कन्वर्जिंग का स्पेलिंग है CONVERGING, कन्वर्जिंग BEAM, बीम ऑफ RAY, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकल करके, अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकल करके एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसको देखिए फिगर से समझते हैं। कहने का मतलब है कि यदि प्रकाश का किरण अलग अलग माध्यमों से निकल करके किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाए, तो वो जो किरण पुंज बनेगा वो किरण पुंज कौन सा होगा? अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर तीन किरणें जो है वो अलग अलग माध्यम से निकल रही है और एक ही पॉइंट यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है? सब मिल रहा है कि नहीं है? और ये एरो दर्शाता है कि ये किरण इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो एरो का बिल्कुल ध्यान रखना है, एरो सही से लेना है ताकि पता चल सके कि किरण किधर जा रहा है, ठीक है। तो एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि किरण अभी इधर से इधर की ओर जा रहा है और यहाँ पे तीनों किरण मिल रहा है। तो इस तरह का जो भी किरण पुंज होगा वो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे कहते हैं। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे। चलिए देखते हैं अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे। क्या होता है अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें किसी एक बिंदु से निकलकर, ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा फिगर यहाँ पर देख रहे होंगे कि विभिन्न जो है, एक सेकंड फिगर इसको सही कर देते हैं, एरो जो है इसका सही कर देना है। देखिए यही गलती होता है एरो सब में, बिल्कुल ध्यान देना। एरो सब में देखिए क्या ध्यान देना है, क्या बोल रहा है कि किसी एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है। निकल रहा मतलब क्या? ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से निकलेगा मतलब बाहर जाएगा, बाहर जाएगा मतलब घर जाएगा, तो एरो इस तरफ लगाएंगे। तो ऐसा जो भी प्रकाश पुंज होगा जो किसी एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा, तो वो प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे कहलाएगा। अब देखिए ये सारा पॉइंट तो खत्म हो गया। अब मेन पॉइंट आता है हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन।
जो कि हम लोग का चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है, और उसके बाद उसके अंदर जो भी डिटेल है वो पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन देखते हैं क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, मतलब किसी भी चीज से आ रही प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है। अपारदर्शी सतह पहले ही बता दिया है, जिससे आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है। ठीक है, तो किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो वो सभी किरणें उस सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मैंने पहले बताया था कि अपारदर्शी वस्तु जो होता है उससे प्रकाश का किरण इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। तो नहीं जाने का मतलब है कि वो उससे टकराएगा तो रिटर्न आ जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है तो उसे पार नहीं होने के बजाय टकरा जाता है। टकराने के बाद वो क्या होता है? रिटर्न हो जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। तो ये जो घटना होता है, ये प्रोसेस जो भी घटना है ना, ये घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का आना, किसी अपारदर्शी पर पड़ना और टकरा करके रिटर्न चले जाना, यही प्रकाश का परावर्तन है। जैसे फिगर हमने यहाँ पर बनाया है, ये देखिए, इसको जो है ना हम लोग ये समतल दर्पण मान के चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे में ये जो लाइन है और इस पर जो ये सिल्वर्ड किया हुआ पार्ट है, जिसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण, इंग्लिश में बोले तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आगे पढ़ाएंगे क्या होता है प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर क्या, घर का आईना देखे हैं ना, तो घर का आईना जब देखिएगा, जब वो टूट जाता है तो उसके पीछे आप लोग देखेंगे कांच के पीछे जो है कलर किया हुआ रहता है। तो वही इसको हम लोग कलर मान के चले, ये वाला पार्ट जिधर हम लोग फेस देखते हैं। ठीक है, तो ये इसको सिल्वर्ड कहा जाता है, सिल्वर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जो फिगर के रूप में देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लेते हैं कि AB एक कोई प्रकाश का किरण है जो इस समतल दर्पण पर पड़ रहा है। समतल दर्पण क्या अपारदर्शी नहीं? क्यों अपारदर्शी है? क्योंकि इस समतल दर्पण से प्रकाश का किरण इस पार से उस पार नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे वाला भाग उसका कलर किया हुआ है। सिंपल सा बात है। तो जब नहीं जाएगा तो टकरा करके रिटर्न वापस जाएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा, समझाने की कोशिश करें, समझिए। AB कोई प्रकाश का किरण इस पर पड़ रहा है, अब पड़ रहा है तो इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि इधर कलर किया हुआ है, अपारदर्शी है। तो क्या होता है कि ये इससे टकरा करके, ये जो सतह है समतल दर्पण से टकरा करके रिटर्न उसी माध्यम में, देखिए BC डायरेक्शन में जा रहा है ना, AB पर पड़ा और BC डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पर भी एक नियम होता है कि ये कितना जो है इधर डायरेक्ट जाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा। तो ये देखिए बीच में जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग को एक लंब ड्रॉ करना होता है। इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। NV देख रहे हैं ना, ये NV डॉट लाइन, ये है अभिलंब। और जो किरण किसी सतह पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके जो वापस लौटता है यानी BC, ये परावर्तित किरण होता है। लिखाएंगे धीरे धीरे। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं, तो ये अभिलंब जो है, अभिलंब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ में? समतल दर्पण के साथ में। अभिलंब का होना बहुत ही जरूरी है, इसका बहुत ही काम है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो AB किरण है ये अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। देख रहे हैं, ये एंगल I होता है, यानी आपतन कोण बोलते हैं इसको। और ये जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, इसको हम लोग R बोलते हैं। ठीक है, यानी परावर्तन कोण क्या होता है सब बताएंगे धीरे धीरे। और ये जो पॉइंट जहाँ पर सारा तीनों मिल रहा है, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। B आपतन बिंदु हो गया। तो सिंपल सा है, AB कोई किरण आपतित हुआ B पॉइंट पर, और क्या हुआ, इस पार नहीं जा सकने के कारण ये टकरा करके रिटर्न कहाँ चले गया? इधर चले गया, BC डायरेक्शन में। इसका भी रूल है कि यदि ये लाइन जितना एंगल इधर बनाएगा, जितना एंगल बना करके ये आपतित होगा, जितना कोण बना करके गैप लेके आपतित होगा, उतना ही गैप ये रिटर्न जाने में भी लेगा। यानी R का वैल्यू उतना ही होगा जितना I का वैल्यू। ये रूल है परावर्तन का। पढ़ाएंगे, पहले परावर्तन पढ़िए, उसके बाद परावर्तन का नियम पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है परावर्तन के नियम को देख लेते हैं, उसके बाद इनके छोटे छोटे पॉइंट को डिफाइन करेंगे।
मैंने यहाँ पर परावर्तन के नियम लिखे हैं। देखिए परावर्तन के नियम इंग्लिश में रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होता है परावर्तन का नियम? तो परावर्तन के, देखिए आपसे जब भी पूछा जाएगा कि बताइए परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए पहला नियम है कि आपतित किरण, यानी जो किरण सतह पर पड़ेगा, जैसे पहले फिगर में देख लीजिए पीछे AB जो है, ठीक है। और परावर्तित किरण जो टकरा करके वापस जाएगा। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु वो नीचे वाला पॉइंट जहाँ पर तीनों मिल रहा, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, तीनों। और डाला गया लंब जो है तीनों एक ही तल में होता है, मतलब एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R होगा। सिंपल सा समझिए कि आपतित किरण जितना गैप लेगा आपतित होने के लिए, उतना ही गैप जो है कौन लेगा? परावर्तित किरण लेगा परावर्तित होने के लिए। समझ में आया? तो देयरफॉर एंगल I जो होगा वो एंगल R के बराबर होगा। ये क्या है? सिंपल सा है कि ये जो है ना, ये दोनों, ये परावर्तन कराने के नियम। परावर्तन कराने का नियम मतलब परावर्तन जो होता है यही सब काम होता है, रूल होता है। परावर्तन में एंगल कोण, पहला एंगल जो है वो दूसरे एंगल के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आया? चलिए अब ये तो हो गया है। अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला है आपतित किरण, जिसको मैंने पहले ही बताया था कि आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो देखिए आपतित किरण इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। INCIDENT, इंसिडेंट रे। क्या होता है इंसिडेंट रे? तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को ही आपतित किरण कहते हैं। फिगर में आप लोग देख सकते हैं AB आपतित किरण है, ठीक है। तो किसी भी सतह पर यदि कोई किरण पड़ता है तो वो आपतित किरण कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। REFLECTIVE रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे क्या होता है? किसी सतह से टकरा करके जो किरण रिटर्न जाता है, जैसे कि AB आपतित हुआ, फिगर में आप देख सकते हैं AB आपतित हुआ तो रिटर्न कौन सा गया? BC। तो AB आपतित किरण हो गया और BC जो रिटर्न गया, जो किरण रिटर्न जाता है वो परावर्तित किरण होता है। तो वही है, किसी सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को यानी BC को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तीसरा है अविलंब यानी नॉर्मल। अविलंब क्या होता है? तो देखिए अविलंब मतलब होता है कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए किसी सतह के साथ। यदि कोई सतह है, यदि उसके साथ कोई 90 डिग्री का कोण बना रहा कोई किरण, तो वो किरण उसका अविलंब हो जाता है। यहाँ पर जनरली ये भी देख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। आपतन बिंदु क्या था फिगर में? B। और B पर डाला गया लंब मतलब क्या? लंब मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा B के साथ में। तो B के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाला ही क्या है? अविलंब है। इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, NORMAL। नेक्स्ट पॉइंट है आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। आपतन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण मतलब क्या कि अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो गैप होता है, जैसे हम पहले बताए थे एंगल I, वही होता है, ठीक है। तो आपतित किरण तथा लंब यानी अविलंब के बीच बनने वाले कोण को ही आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे I से सूचित करते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? ये जो देख रहे हैं ना, ये एंगल का सिंबल है, इसको एंगल बोलते हैं। एंगल I से सूचित किया जाता है। पांचवा नंबर में है परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तित किरण तथा लंब के बीच, जिस तरह से आपतित किरण और लंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, उसी तरह से परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण जो होता है वो कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे R से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है? R से। और मैंने पहले ही बताया है कि परावर्तन के नियम से दोनों जो एंगल होते हैं, दोनों कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है। जितना एंगल आपतित किरण अविलंब के साथ बनाएगा उतना ही एंगल कौन बनाएगा? परावर्तित किरण किसके साथ? अविलंब के साथ बनाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। इज ऑल्सो राइट फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमेशा सही होगा रिफ्लेक्शन के लिए, एक रूल ही है। तो चलिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।